नमस्कार, स्वागत है आप सभी का RNI न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। चुनाव गणित से नहीं केमिस्ट्री से होता है और ये केमिस्ट्री बनाने वाले हैं बहराइच से सांसद अक्षय वरलाल गौड़। अक्षय वरलाल बेहद सरल, सहज और सम्यक प्रकृति के इंसान हैं। 5 बार विधायक और अब सांसद के पद पर आसीन अक्षय वरलाल पूर्वांचल की राजनीति का वो कद्दावर चेहरा है जिनका जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोलता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में ये बहराइच सुरक्षित से बीजेपी सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। एक ऐसा नेता जो अपने सौम्य व्यवहार से न सिर्फ अपने समर्थकों का दिल जीत लेता है, बल्कि विरोधी भी उनके अंदाज के कायल दिखते हैं। और जिस सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वहाँ की जनता उन्हें कई बार सिर आंखों पर बिठाती आई है। जी हाँ, 5 बार विधायकी जीत चुके अक्षय वरलाल गौड़ सियासत को गणित नहीं केमिस्ट्री मानते हैं और इसकी सीख वो अपनी विरोधियों को भी देते आए हैं। यूपी का जिला बहराइच, जो कि घने जंगल और तेजी से बहने वाली नदियों को लेकर जाना जाता है, ये एक तराई इलाका है जिसके लोगों का सुख दुख साझा करने वाली ये शख्सियत कभी न रुकी न थकी। जिले में कोई भी आपदा आई हो, भले ही कोरोना काल का संकट ही क्यों न हो, इस दौरान किए गए लॉकडाउन में भारत का हर शख्स परेशान दिखा था। इस दौरान लोग परेशान होकर अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन इस संकट की घड़ी में जिले में भी एक ऐसा शख्स था जो हर किसी की फिक्र करते हुए खाद्यान्न, राशन, सैनिटाइजर, मास्क समेत जरूरत की हर वस्तुओं को आम जनता तक उपलब्ध करवा रहा था। जनता के बेहद लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों में से एक अक्षय वरलाल गौड़ बहराइच के गांव सेमडी मलमला के निवासी हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में ये बहराइच सुरक्षित सीट से बीजेपी सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इनके परिवार में एक बेटा, 3 बेटियां हैं जो विवाहित हैं, जबकि उनके 2 पोते हैं जो उन्हें अपने बचपन की याद दिलाते हैं। और उनके साथ सांसद जी जमकर मस्ती भी करते हैं। परिवार का अपना बिजनेस भी है। घर के लोग किसानी भी करते हैं, जिसे उनके बेटे देखा करते हैं। सांसद अक्षय वरलाल गौड़ का राजनीतिक सफर भी काफी चुनौतियों भरा रहा है। 2019 में प्रचंड बहुमत की सरकार ने जहां साल भर में कई अहम फैसले लेकर अपने इरादों को बताने की कोशिश की, तो वहीं सांसद अक्षय वरलाल गौड़ ने भी अपने कद और पद का फर्ज भली भांति निभाया। हालांकि उनके आगे भी चुनौतियों की भरमार रही, लेकिन बगैर किसी सियासी बाधा के बीच उन्होंने अपने फर्ज को अब तक बखूबी निभाया है। तो वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी वो सख्ती से काम करते आए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास की गति को तो रफ्तार दी ही है, कुशल संगठनकर्ता और साधारण कार्यकर्ता से लेकर विधायक सांसद तक का सफर तय करने वाले अक्षय वरलाल गौड़ अपनी गुणवत्ता, अपनी निपुणता और तत्परता के लिए भी जाने जाते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है। इस साल के दौरान मोदी सरकार ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही साथ कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। आज हम बहराइच में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बहराइच के सांसद अक्षय वरलाल गौड़ जी, जो बहराइच के 5 बार विधायक रह चुके हैं, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि इनको प्रेरणा कहाँ से मिली राजनीति में आने की। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आप राजनीति में आए। देखिए, जब मैं कक्षा 4 का विद्यार्थी था तो मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शाखा पर प्रथम बार उस बार गया था और वहीं से देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में
हमें प्रेरणा मिली कुछ करने की, और वहीं से मैं स्वयंसेवक बना। और फिर मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी का, कि सामाजिक कार्य वो करते थे। और हमारे पिताजी पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले बाबा राघवदास जी के शिष्य थे। उनके नाम से आज बरहदौरिया में सनक बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, भगवान दास महिला डिग्री कॉलेज है। उन लोगों का आशीर्वाद और जो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है समाज सेवा की, उसके कारण मेरे मन के अंदर भी कहीं न कहीं भाव उत्पन्न हुआ कि जो परिवार का हमारे पृष्ठभूमि है, जो सेवा करने का जो संकल्प है, उसको लेकर के मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। और सन 1972 में सबसे पहले जनसंघ का मैं सदस्य बना था। उसके बाद मैं वहाँ का मंडल अध्यक्ष रहा, जिला मंत्री रहा, जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा, जिला में मंत्री भी रहा। इसके साथ साथ संगठन में कई दायित्व मुझे मिले। अनुसूचित जनजाति मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, और इसके साथ ही साथ प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति का भी दायित्व मुझे पार्टी ने दिया था। और इस प्रकार कार्य करते करते धीरे धीरे पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए अवसर दिया। 1991 में मैं सर्वप्रथम जो मंदिर आंदोलन चला था अयोध्या में राम मंदिर बनाने की कार्य सेवा करने का भी मुझे अवसर मिला 1989 में। उसके उपरांत पार्टी ने मुझे चरदा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी का। मैं पहली बार वहाँ से विधायक हुआ। फिर 1993, 96 और 2002 में चरदा विधान के बाद 51 विधानसभा सुरक्षित से मैं 3 बार विधायक रहा। फिर 2017 में बल्हा विधानसभा से मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, यहाँ से विधायक रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, और प्रत्याशी बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है, माननीय अटल जी का जो कार्य था, भारतीय जनता पार्टी की का जो हमारा देश के प्रति समर्पण है, जनता के प्रति सेवा का जो भाव है, उसको देखते हुए जनता ने मुझे एक बार सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर दिया है। और चूंकि संघ से संसेवक होने के नाते सेवा करने का जनता का बराबर अवसर मिलता रहा, उसके कारण जनता का आशीर्वाद भी मिलता रहा मुझे। और सेवा कार्य करते करते लगातार राजनीतिक आंदोलनों में मैं 5 बार जेल भी गया। और इमरजेंसी काल में मुझे 1 वर्ष जेल में की सजा हुई थी 35 DIR के अंतर्गत। इमरजेंसी काल में मैं 1 वर्ष जेल के अंदर रहा। तो ये जनता के प्रति अपना समर्पण कार्य करने का जो संस्कार संघ से मिला, परिवार से मिला, उसके कारण राजनीति में मुझे आने का भी अवसर मिला और अपनी रुचि भी थी। और आज अपने क्षेत्र की चाहे विधायक के रूप में हो, मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का भी दायित्व निभा चुका हूँ। उस रूप में भी अपने क्षेत्र की और प्रदेश की जनता का सेवा करने का मुझे बराबर अवसर मिला। कोरोना का बिल्कुल। मैं सांसद जी, जैसे कि इस वक्त पे सबसे बड़ी समस्या देखा जाए तो कोरोना काल चल रहा, लॉकडाउन जारी है, ऐसे में मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग काफी परेशान हुआ है। इसको देखते हुए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब लोकसभा का जनवरी में सत्र चला तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे विदेश मंत्री जी ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हम लोग के संसदीय दल की बैठक में जनवरी में भी सबसे पहले ये सूचना दिया कि चीन के अंदर किस प्रकार से कोरोना नामक का एक नया रोग उत्पन्न हुआ है, महामारी फैल रही है, उससे भारत में हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं। और तब से लोकसभा के अंदर भी तमाम कई अवसरों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमारे विदेश मंत्री जी ने सारे सांसदों को कोरोना के बारे में जानकारी दी। और सत्र के चलने के अवसर के समय में ही सत्र अवसान 2 अप्रैल को हो गया। हम लोगों को आदेश हुआ कि अपने क्षेत्र में जाकर के जो महामारी फैली है उसमें जनता की किस प्रकार हम लोग सेवा करें। इस प्रकार का निर्देश लेकर के हम लोग दिल्ली से आए। और आपको बताना चाहेंगे कि जो
लॉकडाउन पहली बार हुआ 25 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और जो एक प्रकार से जनता कर्फ्यू लगा, जनता ने उसका पालन किया, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे पूरे 1 अरब 35 करोड़ जनता खड़ी रही, उनके आदेशों का पालन किया, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस महामारी से निपटने के लिए तमाम प्रकार के उपाय किए। अब जैसे हम लोग घरों में तो रहे 20-25 दिन, लेकिन जब अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम प्रदेशों के जो अपने श्रमिक मजदूर थे, जब वो दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से जब वो अपने अपने घरों को चलने के लिए प्लान बनाया और जब आना शुरू कर दिए, उनको कष्ट होने लगा, तो उसी समय राष्ट्रीय स्तर से और प्रदेश स्तर से हमारे नेताओं ने हम लोगों को आदेश दिया कि जहां पर ये आपके क्षेत्र में प्रवेश करें, आपके जिले के अंदर प्रवेश करें, उन्हें आप भोजन देने का काम कीजिए अपने स्तर से, उन्हें जलपान दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, और उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भी कीजिए। हम लोगों ने इसका पूरा पालन किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें लगा, और सारे विधायक लगे, हम सभी लोग लगे, और अपने अपने जैसे जालिम नगर है, जरवल है, फखरपुर है, महासी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भगवानपुर में वहां के माननीय विधायक जी ने, हमारे प्रयागपुर में, जो भी बहराइच के अंदर जहां से लोग इंटर होते थे, वहां पर हम लोगों ने पार्टी की तरफ से और अपने स्तर से हम सभी लोगों ने ऐसे श्रमिकों को, ऐसे मजदूरों को जो बाहर से आए थे, उन्हें भोजन देने का, उन्हें दवा देने का, उन्हें जलपान देने का हम लोगों ने कार्य किया। यहाँ तक उन्हें चप्पल देने का, कि जिनके पैरों में नहीं थे, जिनके पैर छिल गए थे, उनको हम लोगों ने चप्पल देने का भी काम किया। उसके बाद से जब ये महामारी और फैलने लगी, तो पार्टी ने आदेश किया कि आप लोग गांव गांव जाकर के सैनिटाइज, साबुन, हाथ धोने का, मास्क, ये इसका भी वितरण पार्टी की तरफ से करें। पार्टी ने हमको आदेश किया था, हम सभी लोगों ने पार्टी को भी अपने तरफ से 10,000 मास्क दिया, और अपने स्तर से मैंने 27,000 मास्क, साबुन, हाथ धोने का, इसको जनता के अंदर गांव गांव जा करके मैं लगभग 36 ग्रामों में गया, और 36 गांवों में जा करके एक गांव में अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके, 10-20 कार्यकर्ताओं को बुला करके बैठा करके, दूरी दे करके उनको बैठा करके, उनके माध्यम से भी प्रत्येक घरों के अंदर हम लोगों ने इन सामानों को पहुंचाने का कार्य किया। और सरकार की तरफ से भी आप सभी लोग देखे होंगे कि जो भी बाहर से श्रमिक लोग आए, उनको राशन देने का काम, उन्हें रखने का काम, उनकी जांच पड़ताल बखूबी किया गया। और यही नहीं, जो प्रदेशों में जो करोड़ों लोग आए, उनको हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने ट्रेनों से लाने की कार्य किया। सभी श्रमिक निःशुल्क आए, बसों की व्यवस्था की गई, विद्यार्थियों को भी लाने का कार्य किया। तो ये संवेदनशील सरकार है केंद्र और प्रदेश की। हालांकि हमने देखा उस समय भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो इस महामारी में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिनको रोग हो जा रहा है, उनकी सेवा हमारे स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं, पुलिस के लोग कर रहे हैं, हमारे रेवेन्यू के लोग कर रहे हैं, बिजली कर्मचारी कर रहे हैं, हमारे गैस सिलेंडर होने वाले घरों तक पहुंचाने वाले लोग इस प्रकार की अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उनका भी प्रोत्साहन और उनका भी सम्मान हम लोग करें। प्रथम बार देश की जनता ने 5 मिनट ताली बजा करके, और दूसरी बार 9 मिनट घरों के अंदर बिजली गुड़ करके, टार्च की रोशनी करके, हम लोगों ने, पूरे देश की जनता ने इसका अपने इन अग्रिम योद्धाओं का स्वागत किया, उनका मनोबल बढ़ाया। और मैं आज भी उनका धन्यवाद करता हूं कि अपने जान की परवाह किए बिना ये सारे कर्मचारी जनता की सेवा किए। लेकिन उसके साथ ही साथ एक और बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई, उनको लगा कि मैं मोदी जी के लिए बजा रहा हूं। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने हमारे सैनिकों का भी सम्मान नहीं किया, हमारे पुलिस कर्मियों का नहीं किया। ये सम्मान कोई माननीय मोदी जी का नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। ये सम्मान तो ऐसे लोगों का था जो इसके बिल्कुल हकदार थे।
पैसा तो सब लोग पाते हैं, तनख्वाह सब लोग पाते हैं, लेकिन जान की बाजी लगा करके कितने लोग काम करते हैं। तो उनके लिए मोदी जी ने ये सब किया था। लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो आज चीन के समर्थक हैं, जो अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं, उनको उस दिन 2 दिन भी उन लोगों ने न ताली बजाई, न अपने घरों की बिजली दूर किया। उनको देश की जनता ने देखा है। और सारे भारतीय जनता पार्टी, आज भी हम लोग सारा कुछ होते हुए भी, जानते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव से जनता की सेवा कर रहा है। सरकार उन्हें रोजगार दे रही है, जो अफसर भी कहे हुए हैं। 1000 रुपये जो बाहर से आए हुए उनको दिया जा रहा है, 35 किलो राशन दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए 500 रुपया दिया जा रहा है। जितने लोग जो बच्चे हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था अलग से, और अलग से रोजगार की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया है, जो एक पूरे देश के अंदर एक सराहनीय कार्य हुआ है। उसका भी जनता सराह रही है। और आज जनता इस बात को मान रही है कि यदि दूसरी सरकार होती इतनी सेवा नहीं होती। ये मोदी और योगी की ही सरकार है जो इस प्रकार की सेवा जनता की कर रही है। क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह मोदी जी की सरकार गरीब जनता के द्वारा चुनी गई है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि यह हमारी सरकार गरीबों के द्वारा चुनी गई है, इसलिए हम गरीबों के प्रति समर्पित हैं। और हमने गरीबों के लिए बड़ा बड़ा काम किया। जहां पर गरीबों के लिए किया, वहीं पर राष्ट्र के मान सम्मान को भी बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन ये भी देश का मान सम्मान बढ़ा, ये भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, आपने देखा सीएए को लेकर के किस प्रकार से विरोध किया गया। आज चीन से हमारी जिस प्रकार से हमारी दूरी बनी हुई है, जो वहां पर संघर्ष हो रहा है, उसमें भारत की सेना ने अपना बहुत ही गौरवशाली इतिहास रचा। हमारे यदि 20 सैनिक तो शहीद हुए, तो उनके 40 से लेकर 50 तक हुए। लेकिन उसका भी हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, कांग्रेस के लोग उसका उदाहरण मानते हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटी, 35 से हटा, हमारा 3 तलाक का खत्म किया गया प्रावधान, और सीएए लागू हुआ, वो भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अयोध्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो भी इन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि यह क्यों हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में क्यों हो रहा है। आज भारत WHO का कार्यकारी अध्यक्ष बना है, यह भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आज भारत सुरक्षा परिषद में सम्मान उसको स्थान मिल रहा है, यह भी हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। आज आप देख रहे हैं कि वो लोग सिवा टीवी पर आकर के कुछ लाइनों का बयान देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप गांव के अंदर पता कर लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संगठनों के अलावा, उसके अन्य संगठनों के अलावा कोई संगठन, कोई राजनीतिक संगठन गांव के अंदर सेवा करने गया? किसी ने राशन बांटा, किसी ने मास्क बांटा, किसी ने दवा बांटी, किसी ने किसी का सहायता किया, किसी ने किसी को अस्पताल पहुंचाने का कार्य किया? इन लोगों ने नहीं किया। यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया, हम सब लोग उस कार्य को किए हैं और आज भी कर रहे हैं। इसको लगातार करते रहेंगे जब तक कि कोरोना को ऊपर भारत विजयी न हो जाए। बिल्कुल, कोरोना पे विजय भारत जरूर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई विकास कार्य किए हैं। वैसे कौन से कार्य उनके हैं जो जन कल्याणकारी हैं? देखिए, माननीय मोदी जी का यदि संक्षेप में कहें, उसे तो सैकड़ों कार्य हैं जिनको हम लोग हनुमान चालीसा की तरह याद करके कहते हैं। चाहे गरीब, आज तक गरीबी का मापदंड क्या होता था कि जिसके पास फूस का मकान हो, गरीब है, उसको प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया, घर में बिजली पहुंचाने का कार्य किया, गरीबों को गैस सिलेंडर दिया और इज्जत घर यानी शौचालय बनाकर देने का कार्य किया, किसान सम्मान राशि दिया। महिलाओं के लिए हम जानते हैं कि कितनी योजनाएं उन्होंने चलाई।
34 करोड़ लोगों का बैंक में खाता खुलवाने का काम किया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने योजना चालू किया है, उसको माननीय योगी जी स्थापित कर रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद, और आज पूरा भारत आत्मनिर्भर होने का संकल्प ले चुका है। आज विदेशी सामानों का, चीन के बने सामानों का जनता बहिष्कार कर रही है। आज भारत अपने बलबूते पर, अपने पैर पर खड़ा होकर के विश्व के अग्रिम पंक्ति के देशों में खड़ा हो गया है। आज भारत का मान सम्मान निश्चित रूप से बढ़ा है। जो कुछ लोगों को, विदेशी के लोगों को तो अच्छा लगता है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमने हमारे जो पुरातन दवा की हमारी जो प्रक्रिया है, हमारा जो है, उसको देख करके विश्व के लोग आज हमारा अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे ही देश के लोग, हमारी इस देश की तरक्की, इस देश का विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो मात्र अखबारों में और टीवी पर आकर के बयानबाजी करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लगता है, जिसे हमारे नेताओं ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारा ही एक परिवार, हमारा ही परिवार सब कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत के 1 अरब 35 करोड़ लोग हमारे सम्मानीय है, हमारे पूजनीय है, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। जी बिल्कुल सांसद जी, जैसे कि बहराइच नेपाल बॉर्डर पे बसा हुआ एक छोटा सा जनपद है और तराई का क्षेत्र है, यहाँ हर साल बाढ़ की समस्या बहुत आती है। जनपद की 4 तहसीलों में हमेशा बाढ़ की समस्या हर वर्ष बनी रहती है। इसके किस तरह से आप देखते हो, इसके क्या उपाय रखेंगे आगे, कैसे आपकी दिशा निर्देश बनाएंगे? देखिए, अभी लगभग 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर सिंचाई मंत्री जी आए हुए थे, उनके साथ हम लोगों ने बैठक किया था। जिन गांव का कटान होता था, धर्मपाल सिंह जी उस समय मंत्री हुआ करते थे। और अभी आज हम लोगों ने 23 तारीख को वर्तमान सिंचाई मंत्री, जो हमारे जल संसाधन के मंत्री हैं, माननीय महेंद्र सिंह से हमने, माननीय सुरेश्वर जी ने, माननीय सुभाष जी ने मिल करके बाढ़ की समस्या पर हम बात किया और सारी रूपरेखा बहराइच की रखी कि कहाँ से नेपाल से पानी आता है, किन किन गांव का कटान होता है, उसकी योजना बनी है। उनको विस्थापित करने के लिए योजना बनी है कि लोग कटान के समय कैसे उनको कहाँ ले जाकर बसाएंगे और आने वाले दिनों में उनको हम कैसे उनकी सहायता करेंगे। सारी योजनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और जिले के अंदर भी सरकारी स्तर की बाढ़ की जो सीमित उसकी बैठक हो गई है। माननीय मंत्री जी ने अभी 23 तारीख को आदेश किया है कि माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जिला प्रशासन बैठक करे और उनकी भी राय लेकर के जहां जहां आवश्यक है उसे निपटने का व्यवस्था करे। और आने वाले दिनों में हमें पूरा आशा और विश्वास है कि बहराइच से जो बाढ़ से लोग ग्रसित होते हैं, जो नुकसान होता है, वो नहीं होने पाएगा, क्योंकि सरकार ने एक काफी लंबी योजना बनाई है कि बहराइच को कैसे हम लोग सुरक्षित रखें। तो अभी सुन रहे थे बहराइच के सांसद अक्षयलाल गौड़ जी। HNN न्यूज़ भी ये कामना करता है कि ये सांसद जो अक्षयलाल गौड़ जी हमेशा जनप्रिय रहें और जनता की सेवा करते रहें। मनीष शर्मा, HNN न्यूज़, बहराइच। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।